हेलो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल संस्कृति पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान समकालीन विश्व राजनीति में दूसरा अध्याय, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। पहला अध्याय हम शीत युद्ध पढ़ चुके हैं और दूसरा अध्याय हमारा दो ध्रुवीयता का अंत है। तो आज हम इस अध्याय को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस अध्याय की जो की फोकस हैं वो है शीत युद्ध क्या है, जैसा कि पहले अध्याय में भी बताया जा चुका है। विश्व वर्गीकरण कि विश्व के देशों को कितने भागों में बांटा गया है, द्विध्रुवीयता का अर्थ, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम और द्विध्रुवीयता की समाप्ति। प्यारे बच्चों, शीत युद्ध का अर्थ आप पिछले अध्याय में भी भली भांति पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से एक बार इस अध्याय में भी शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट कर देता हूँ। शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं, दो अर्थव्यवस्थाओं, दो महाशक्तियों और दो आर्थिक शक्तियों के बीच एक जवानी जंग थी। इसमें किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि आरोप और प्रत्यारोपों को हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई भी रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। इसमें दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ जाते हैं और दोनों देश एक दूसरे को शत्रु की नज़र से देखते हैं तथा एक दूसरे पर हमेशा शंका करते हैं। अविश्वासपूर्ण माहौल पैदा हो जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि युद्ध जैसा माहौल है, परंतु युद्ध होता नहीं है। दोनों महाशक्तियां युद्ध के अलावा अलग अलग तरीकों से खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती हैं और अवरोध के तर्क के कारण युद्ध का खतरा मोल नहीं लेते। यहाँ अवरोध की बात है। अवरोध का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे को अपने बराबर मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष युद्ध में उलझना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिली, जब दो नई महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। इस स्थिति को स्नायु युद्ध भी कहा जाता है, यानी मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला युद्ध भी इसको कहा जाता है। इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता। जोसेफ फ्रैंकल ने बहुत सटीक परिभाषा देते हुए कहा है कि शीत युद्ध को दो बड़े राज्यों के बीच मौजूद गहरी प्रतियोगिता, चालों अर्थात चालों और प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। यानी एक दूसरे के प्रति चाल और प्रतिचाल, आरोप और प्रत्यारोप, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से क्षति पहुंचाई जा सकती है जिससे कि वो कमजोर हो सके, इस तरह का प्रयास शीत युद्ध में किया जाता है। विश्व का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, आर्थिक आधार पर हम विश्व को चार मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्रथम विश्व। मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व में कौन से देश आते हैं। जिन देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, उन सभी देशों के समूह को प्रथम विश्व कहा जाता है। द्वितीय विश्व, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह को दूसरा विश्व कहा जाता है। और मैंने इसमें साथ में रंग को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। पूंजीवादी देशों का अगर हम अपने मैप में देखेंगे तो इसी कलर में जो प्रथम विश्व मैंने लिखा हुआ है, इस कलर में ही आपको देश दिखाई देंगे और साम्यवादी देश
लाल रंग में ही दिखाई देंगे। तृतीय विश्व यानी तीसरा विश्व विकासशील देशों का, जो 1940 और 50 के दशक में गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुए थे और अपने विकास की प्रक्रिया को गति देने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे सभी देशों को हम तृतीय विश्व में शामिल करते हैं। ये ना तो प्रथम विश्व में शामिल हुए और ना ही दूसरे विश्व में शामिल हुए। चतुर्थ विश्व यानी चौथा विश्व ओपेक देशी। ओपेक देश का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये तेल निर्यातक देश हैं जिन्होंने अपना एक संगठन सितंबर 1960 में बनाया था, जिसको नाम दिया गया था ओपेक। तो इस प्रकार से हम विश्व का वर्गीकरण कर सकते हैं: प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, तृतीय विश्व और चतुर्थ विश्व। प्रथम और द्वितीय विश्व की दो महाशक्तियां आपको मैप में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल इस स्लाइड में मैंने क्लियर लिखा है, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था, अर्थात प्रथम विश्व का नेतृत्व कर रहा था। सोवियत संघ साम्यवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था। इसका मतलब है कि द्वितीय विश्व का नेतृत्व कर रहा था। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ होने का क्या कारण था? सबसे पहला बात आती है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार। 1945 में जो हमारी 1945 से पहले महाशक्तियाँ थी, वो महाशक्तियों का लोप हो गया, वो उनका विनाश हो गया और एक शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। उस शक्ति शून्यता का फायदा उठाते हुए ये दो देश महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और दोनों देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। प्रथम और द्वितीय विश्व, इन्हीं को दो ध्रुव कहा जाता है और हम इस अध्याय में इन दोनों विश्व को दो ध्रुव मानकर अध्ययन कर रहे हैं और इसके आरंभ होने का पहला कारण था अर्थव्यवस्था का विस्तार, दूसरा सैनिक गठबंधन। हालांकि युद्ध जैसा माहौल था, परंतु दोनों ही देश युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे थे और एक दूसरे से अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए इन देशों ने सैनिक गठबंधन बनाए। विभिन्न देशों के साथ अपने छोटे छोटे सैनिक गठबंधन बनाए, सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए गठबंधन बनाए, ताकि एक दूसरे देश पर दबाव, एक दूसरी महाशक्ति पर दबाव बनाया जा सके। 1949 में सबसे पहले अमेरिका ने, यानी प्रथम विश्व के देशों ने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया। इसके बाद 1954 में सिएटो और 1955 में सेंटो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी पूंजीवादी देश या प्रथम विश्व के देशों ने सैनिक गठबंधन बनाए। इन्हीं के जवाब में सोवियत संघ, द्वितीय विश्व के देशों ने वार्शा पैक्ट नामक एक सैनिक संगठन बनाया, जिसका गठन 1955 में किया गया। तीसरा, गुटबंदी। प्रत्येक विश्व यानी प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व का नेतृत्व करने वाले एक मजबूत गुटबंदी के पक्ष में थे। विभिन्न देशों को विभिन्न प्रकार के लालच देकर, विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन देकर, उनकी राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करके उन देशों को अपने गुट में जोड़ने का भरसक प्रयास प्रत्येक गुट उनका नेतृत्व कर रहा था। लगातार प्रयास किया जा रहा था। जिस तरह से यूरोप के बहुत सारे देशों में साम्यवाद के विस्तार के लिए सोवियत संघ ने प्रयास किया, इसी तरह से क्यूबा मिसाइल संकट आप लोगों ने पढ़ा, वो
उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा देश था, जिसमें भी वहाँ के फिदेल कास्त्रो की सरकार को वहाँ स्थापित करवाया सोवियत संघ ने, और अपने वहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी। नंबर 4, अविश्वासपूर्ण वातावरण। दोनों देश एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे थे, यानी कि विश्व के बहुत सारे देश जो जिस गुट से जुड़ गया था वो अन्य गुट के देशों पर विश्वास नहीं कर रहा था। विश्व में एक बहुत बड़ा अविश्वास का वातावरण पनप रहा था। हर देश दूसरे देश को शक की दृष्टि से देख रहे थे। और नंबर 5, नव स्वतंत्र राज्यों का उदय। प्यारे बच्चों, दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ में नव स्वतंत्र राज्यों के उदय ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय जब मैंने आपको अभी बताया कि 1940 और 1950 के दशक में अनेकों देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर स्वतंत्र हुए थे, और वे अपने देश की या अपने नागरिकों की स्वतंत्रता के बाद उनकी अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए किसी न किसी गुट से जुड़ रहे थे, ताकि उन्हें वहाँ से आर्थिक, सैनिक, औद्योगिक और दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का सहारा मिल सके। प्यारे बच्चों, ये साम्यवाद और पूंजीवाद के विस्तार को इसमें दर्शाया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ विश्व। प्रथम विश्व को हमने भूरे रंग से दर्शाया है और द्वितीय विश्व को हमने लाल रंग से दर्शाया है, और तृतीय विश्व और चतुर्थ विश्व जिसमें ओपेक कंट्रीज और विकासशील देशों का समूह है, उनको हमने ग्रीन, यानी ये ऐसे देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। जिस तरह से 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत हुई और उसका प्रणेता भारत को माना जाता है। गुटों के निर्माण के कारण, जैसा कि गुटबंदी के बारे में हमने पढ़ा है, तो गुटों के निर्माण के मुख्य जो कारण है वो यही है कि नंबर 1, महत्वपूर्ण संसाधन, कि किसी भी देश को अपने गुट में शामिल करने के लिए प्रत्येक यानी प्रथम और द्वितीय राष्ट्र ये देख रहा था, प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व ये देख रहा था कि किस राज्य के पास, किस नवस्वतंत्र राज्य के पास कौन कौन से महत्वपूर्ण संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं, सैनिक ठिकाने। एक दूसरे के सैनिक हमलों को रोकने के लिए अपने अपने सैनिक अड्डे उनके सीमाओं के नज़दीक स्थापित करने के लिए भी गुटों का निर्माण किया गया। भू क्षेत्र, तीसरा पॉइंट था कि किस देश का भू क्षेत्र कितना विस्तृत है, इस बात को ध्यान में रखकर भी गुटों का निर्माण किया गया। और चौथा आता है आर्थिक मदद, कि बहुत सारे देश इन गुटों में इसलिए भी शामिल हो रहे थे ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी द्विध्रुवीयता, अभी तक हमने पढ़ा कि द्विध्रुवीयता की स्थापना के क्या कारण थे, क्यों द्विध्रुवीयता स्थापित हुई, और शीत युद्ध क्या था, विश्व को कितने वर्गों में बांटा हुआ था। अब हम अध्ययन करेंगे सोवियत संघ के विघटन या उसके पतन के कारण, यानी सोवियत संघ क्यों बिखर गया, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्यों कमज़ोर पड़ गई। तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक उदारवाद की स्थापना। प्यारे बच्चों, सन 1960 के दशक के बाद 1960 के दशक के बाद सोवियत संघ के विघटन
का रास्ता शुरू हो गया, यानी सोवियत संघ के विघटन की संभावना शुरू हो गई। और क्योंकि 1960 में के दशक में ही, बल्कि हम ये कहें कि सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया सोवियत संघ से अलग हो गया और धीरे धीरे बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज ने साम्यवाद के चोले को उतार फेंका। अपने आप को लोकतांत्रिक उदारवाद की स्थापना के लिए उन्होंने तैयार किया, अपना मन मस्तिष्क लोकतांत्रिक उदारवाद की स्थापना के लिए तैयार किया। दूसरा, सोवियत गणराज्यों में संप्रभुता की इच्छा। प्यारे बच्चों, सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक संघ था। 1917 की साम्यवादी क्रांति, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, उसमें 15 गणराज्यों ने एक संघ बनाया था जिसको USSR कहा जाता था। इसे शॉर्ट में हम सोवियत संघ कहते हैं। और सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे और ये गणराज्य संधियां करके और एक संघ के रूप में इकट्ठे हुए थे। परंतु धीरे धीरे इन राज्यों में अलग होने की इच्छा जागृत होने लगी। सोवियत गणराज्यों में संप्रभुता की इच्छा जागृत होने के कारण सोवियत संघ में के गणराज्यों में स्वतंत्रता या संप्रभुता की इच्छा जागृत होने के कारण सबसे पहले एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। 1990 में सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बिखर गया। तीसरा कारण, आर्थिक ठहराव। प्यारे बच्चों, लगातार साम्यवाद के विस्तार के लिए, अनेक देशों को अपने गुट में जोड़ने के लिए, वहाँ साम्यवादी सरकारें स्थापित करने के लिए लगातार और सैनिक साजो सामान की पूर्ति के लिए उनकी सैनिक और आर्थिक मदद सोवियत संघ करता रहा और उसने अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, अपने आर्थिक विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सोवियत संघ में आर्थिक ठहराव की स्थिति पैदा हो गई। नंबर 4, शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता। शीत युद्ध, हालांकि युद्ध जैसा माहौल था परंतु युद्ध नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए या विश्व में एक अपने आप को सुपर पावर स्थापित रखने के संदेश के लिए लगातार दोनों गुट हथियारों की होड़ में जुटे हुए थे, लगातार नए नए हथियारों का आविष्कार कर रहे थे, लगातार हथियारों को खरीद फरोख्त कर रहे थे। 1985 में के आते आते सोवियत संघ में आर्थिक उदारवाद की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू किया। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचोव और उन्होंने उदारीकरण और निजीकरण के लिए 2 नीतियों को अपनाया, जिनका नाम था पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है निजीकरण। इस अवधारणा का लक्ष्य समाज की नैतिक और मानसिक स्थिति को बदलना एवं उत्पादन में मानवीय रुचि के स्तर में सुधार लाना था। सामाजिक आर्थिक रूपांतरण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था और औद्योगिक संस्थानों और व्यापारिक यूनिटों में प्रतियोगिता को स्थापित करना था। इसी तरह से ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन।
यानी मुक्त प्रतियोगिता, उदारीकरण। इससे पहले जितना भी उत्पादन होता था वो सारा सरकार के नियंत्रण में होता था। सरकार उन पर सेंसर लगाती थी, और परंतु इस नीति के लागू होने से जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में 70 वर्षों से सेंसरशिप चला आ रहा था, उससे मुक्ति मिल गई। लोगों को अपने विचार रखने के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक आज़ादी मिल गई। लेकिन ये दोनों नीतियाँ कामयाब नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने जमाखोरी, कालाबाजारी और विभिन्न प्रकार की राष्ट्र विरोधी कार्य करने शुरू कर दिए। अंतिम पॉइंट है इसमें सोवियत नागरिकों में तुलनात्मक प्रवृत्ति का उभरना। प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। युद्ध से सभी देशों को एक बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, परंतु पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देशों के विकास में अंतर आ गया, क्योंकि पूंजीवादी देशों में प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का और मुक्त प्रतियोगिता करने का या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की आज़ादी होती है। यानी पूंजीवादी देश हस्तक्षेप की नीति को अपनाते हैं, परंतु साम्यवादी देशों ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया, सेंसरशिप को लागू किया और उसमें पूर्ण रूप से समाजवाद और साम्यवाद को लागू किया। परंतु जो विशेष बात इस पॉइंट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 1945 से लेकर 1990 तक जब सोवियत संघ के लोगों ने अपनी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देशों के नागरिकों की जीवन स्तर और उनकी आर्थिक अवस्था, अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति के साथ अपनी तुलना की, तो उन्होंने अपने आप को कहीं उनसे काफ़ी पिछड़ा हुआ पाया, जिसकी वजह से उन लोगों में साम्यवाद के प्रति रोष पैदा हो गया और वो आर्थिक उदारीकरण, मुक्त प्रतियोगिता के लिए आंदोलन करने लगे। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन का जो परिणाम है कि भी क्या परिवर्तन आए सोवियत संघ के पतन के बाद पूरी दुनिया में, तो इसमें पहला है शीत युद्ध का अंत। प्यारे बच्चों, सोवियत संघ मैंने आपको बताया है कि 15 गणराज्यों का एक संघ था और 1990 में वो 15 गणराज्य सभी अलग अलग हो गए। सभी ने अपने आप को सोवियत संघ से अलग कर लिया, आज़ाद राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से जो विश्व में 2 ध्रुव बने हुए थे उनकी समाप्ति हो गई। और जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो शीत युद्ध का भी अंत हो गया। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व। अब द्विध्रुवीयता समाप्त हो गई। केवल और केवल विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति बन गया, जिससे पूरा विश्व एक ध्रुवीय विश्व के रूप में स्थापित हो गया। पूरे विश्व में अमेरिका की दादागिरी स्थापित हो गई। तीसरा, जर्मनी का एकीकरण। प्यारे बच्चों, 1961 में जर्मनी में बर्लिन की दीवार खड़ी हो गई थी। 1945 के युद्ध के बाद जर्मनी को 4 टुकड़ों में बांट लिया गया था। 4 टुकड़ों में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका ने। तो फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने
अपने 3 हिस्सों को इकट्ठा कर लिया, जिसे पश्चिमी जर्मनी कहा जाता था, और सोवियत संघ के हिस्से में पूर्वी जर्मनी था। तो इस तरह से जर्मनी 2 टुकड़ों में, 2 भागों में विभाजित हो गई थी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। परंतु 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। नव उपनिवेशवाद की उभरती प्रवृत्तियां। प्यारे बच्चों, अब एक ध्रुवीय विश्व स्थापित हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो नव उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति उभरने लगी। नवोपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी भी अन्य देश को प्रत्यक्ष रूप से गुलाम न बनाकर उसकी को आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया जाए, उसे उसकी अर्थव्यवस्था का संचालन अपने हाथों में ले लिया जाए, उसके संपूर्ण प्रशासन का संचालन लेने की बजाय, अपने हाथों में लेने की बजाय उसकी आर्थिक गतिविधियों का संचालन अपने हाथों में ले लिया जाए। तो इस तरह से जितने भी पश्चिमी देश हैं या प्रथम विश्व के देश हैं, या हम ये कहें कि अमेरिका के समर्थक देश हैं, उन्होंने विभिन्न देशों की आर्थिक मदद करके उन्हें अपना नव उपनिवेश बना लिया। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में वृद्धि। प्यारे बच्चों, 1990 के बाद पूरी दुनिया में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की तरफ आकर्षण पैदा हुआ, क्योंकि दुनिया के पास और विकल्प ही शेष नहीं रहा था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने भी 1991 से अपने आप को सीमित उदारवाद की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, और आज भारत पूर्ण रूप से बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। और नंबर 5, यूरोपीय देशों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। प्यारे बच्चों, यूरोपीय देशों में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ के द्वारा उन देशों की राजनीति में हस्तक्षेप किया जाता था, वो समाप्त हो गया। पूर्वी देशों में लोकतंत्री आंदोलनों के पश्चात गैर साम्यवादी शासनों की स्थापना हुई, यानी लोकतांत्रिक उदारवाद की स्थापना हुई। इससे यूरोपीय राजनीति को एक नया स्वरूप मिला। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के में अंतर कम हुआ तथा सभी यूरोपीय देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं विकास के लिए आपसी सहयोग के एक नए युग का सूत्रपात हुआ, और उन्होंने 1992 में एक अपना यूरोपीय संघ बनाया, और जिसकी आज एक साझी मुद्रा है जिसको हम यूरो कहते हैं। और नंबर 5 अंतिम पॉइंट इसमें आता है शॉक थेरेपी। प्यारे बच्चों, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर इलाज करना, शॉक, झटका देकर। तो इसमें पूंजीवादी देशों ने अन्य देशों की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर वहाँ पर शॉक थेरेपी लागू की। इसका अर्थ ये है कि वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको पहले अपने अनुरूप, अपनी नीतियों के अनुरूप, अपने हित के अनुरूप वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन कराए, और उसके बाद उन लोगों को आर्थिक मदद दी। इसे विश्व में शॉक थेरेपी माना जाता है, क्योंकि उससे उन देशों की प्रभुसत्ता को काफ़ी क्षति पहुंची है। क्योंकि 2 प्रकार की प्रभुसत्ता होती है, आंतरिक और बाहरी प्रभुसत्ता। तो आंतरिक रूप से प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि अपने विवेक से, अपने इच्छा अनुसार अपने देश की नीतियों का निर्माण करना। लेकिन शॉक थेरेपी के चलते इन देशों ने
वहाँ की आंतरिक प्रभुसत्ता को अपनी नीतियों के हित के अनुसार परिवर्तित करा लिया, और ये लालच देकर कि अगर ये नीतियाँ हमारे अनुसार नीतियाँ वहाँ स्थापित करें, आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करें, तो हम आप लोगों के यहाँ आर्थिक निवेश और आर्थिक सहयोग करेंगे। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। प्यारे बच्चों, हमेशा आशावादी रहिए। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण पाठ को कवर किया है। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।